हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज से हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए शून्य से शिखर बैच आरंभ करने वाले हैं। यानी कि अभी तक आपने जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 का बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब आप आरंभ कर दीजिए। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है दोस्तों कि जब जगे तब सवेरा। ठीक है, यानी कि अभी भी आपके पास बहुत समय है। ठीक है, तो आप अपने जेएसएससी हिंदी पेपर 2 के लिए आप रेडी हो जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शून्य से शिखर बैच हिंदी के लिए आरंभ किए हैं। इसमें आपको रेगुलर वीडियो हिंदी पेपर 2 के लिए मिलता रहेगा। ठीक है, ये जो वीडियो है दोस्तों वो जेएसएससी सीजीएल या जो और जेएसएससी का ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है उन सारे एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं हिंदी भाषा का विकास टॉपिक से। देखिए, यदि हम लोग हिंदी भाषा का विकास टॉपिक में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय कहने का मतलब होता है भारत और यूरोप। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कि भारत में 4 प्रकार का भाषा परिवार है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिए कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है, मतलब यदि विश्व में 3000 भाषा बोली जाती है तो हिंदी भी उनमें से एक है। ठीक है, देखिए, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में 4 भाषा परिवार कौन कौन है उनके बारे में। देखिए, पहला है भारोपीय भाषा परिवार। बोलचाल की दृष्टि से भारत के लगभग 73% लोग जो हैं वो भारोपीय भाषा परिवार में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। इसमें लगभग 25% जनसंख्या जो है वो भारत में यह भाषा परिवार में शामिल है। ठीक है, और तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ये कम है थोड़ा, 1.3% है। और चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, लगभग 0.7% है ये। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में कितनी भाषा परिवार है, तो 4 है। ठीक है, और ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कि भारोपीय भाषा परिवार में भारत में बोली जाने वाली लगभग कितना प्रतिशत लोग इसमें शामिल हैं, तो 73%। ठीक है, द्रविड़ का पूछ लिया जाएगा तो द्रविड़ का याद रखिएगा आप 25%। और ऑस्ट्रिक का पूछ लिया जाएगा तो ऑस्ट्रिक का याद रखिएगा आप 1.3%। और चीनी तिब्बती भाषा का याद रखिएगा आप 0.7%। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि हिंदी भारोपीय यानी कि भारत और यूरोप के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक क्या है, भाषा है। यानी कि भारतीय ईरानी क्या है, यह शाखा है, और बस भारतीय आर्य क्या है, यह उपशाखा है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि हिंदी जो है वो भारोपीय यानी कि भारत यूरोप के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक क्या है, भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन 3 भाग है? देखिए, पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा।
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो यदि प्रयोग काल देखेंगे हम लोग, तो इसका जो प्रयोग काल है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। यहाँ पास देख लीजिए, ईसा पूर्व के बारे में बात कहा जा रहा है, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले से लेकर के ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले इस भाषा का हम लोग क्या करते थे, प्रयोग किया करते थे। ठीक है, हमारे पूर्वज लोग, हम लोग पूर्वज लोग सब प्रयोग कर रहे होंगे। आगे देखिए, इसमें जो है ना वो 2 भाषा आती है, यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कितनी भाषा शामिल है, तो 2 भाषा शामिल है। कौन कौन? एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक का जो टाइम पीरियड है, माने उसका जो प्रयोग काल है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा कि यदि हम लोग प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व मान रहे हैं, तो उसमें 2 भाषा शामिल है। एक भाषा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और दूसरी जो भाषा है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक की है, जिसको हम लोग लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये जो प्रयोग काल वाला अवधि है ना, वो याद रहना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो एक बार चलिए फिर से देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो प्रयोग काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व है। इसमें 2 तरह की भाषा से आदि मानव जो परिचित थे। पहला था वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का प्रयोग काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत दूसरा है, इसका जो प्रयोग काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा भाग के बारे में, जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो प्रयोग काल है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी तक है। देखिए, यहाँ पास ईसा पूर्व से है स्टार्ट, यानी कि 500 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है और ये 1000 ईस्वी तक आया है। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में 3 प्रकार की भाषा शामिल है। जैसे पहला है पाली भाषा। पाली भाषा का प्रयोग काल हम लोग यदि देखेंगे तो वह है 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम ईस्वी तक, और दूसरा है प्राकृत भाषा, ये प्रथम ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, और तीसरा है अपभ्रंश जो कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। ठीक है, देखिए वंस अगेन हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका प्रयोग काल है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की भाषा शामिल है। पहला है पाली जो कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम ईस्वी तक है। दूसरा है प्राकृत, प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक की इसका समय काल है, प्रयोग अवधि है। और तीसरा है अपभ्रंश जो कि 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसका प्रयोग काल माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये 1000 ईस्वी से अब तक की भाषा मानी जाती है। जैसे इसमें कौन कौन शामिल है, तो देखिए इसमें हिंदी शामिल है, और हिंदी उत्तर मतलब हिंदी की बात की भाषा इसमें शामिल है। जैसे उड़िया, बांग्ला, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, ये सब जो भाषा है वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ें कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है वो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक है। इसमें हिंदी आता है और हिंदी की बात की भाषाएं आती है, मतलब हिंदी की जो अलावा जो भाषा है भारत में वो सब आती है। जैसे उड़िया, बांग्ला, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जो चीज़ है वो मेनली कम से कम ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, यदि समय काल वाला जो टाइम है ये जो है आपको क्लियर रहेगा तो आपको आगे जो है कड़ी बाई कड़ी जोड़ने में आसानी होगा। तो आपको ये वाला चीज़ यहाँ से आपको याद होना इम्पोर्टेंट है तीनों का, और बाकी ये सब जो टाइप है इसका। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखिए, हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो उसमें हम लोग दो प्रकार पढ़े थे, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। तो यहाँ पास वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। देखिए, वैदिक संस्कृत का जो अन्य नाम था वो था छांदस। कौन दिए थे ये अन्य नाम? तो पाणिनि दिए थे। कौन दिए थे? पाणिनि। यहाँ से आप लिख सकते हैं उसको कि अन्य नाम जो दिए थे छांदस, वो पाणिनि दिए थे। वैदिक संस्कृत का प्रयोग काल हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, तो वही है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, है ना। वैदिक संस्कृत में कौन सा है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व इसका समय अवधि है। और देखिए, यह वेदों व संबंधित साहित्य में प्रमाणित है। ठीक है। वैदिक संस्कृत में कुल जो है ना वो 50 वर्ण आते थे। पहले जो वैदिक संस्कृत यूज किया जाता था उसमें 50 वर्ण होता था। ठीक, चलिए अब हम लोग लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लौकिक संस्कृत का जो अन्य नाम था ना वो था संस्कृत, मतलब सिर्फ इसको संस्कृत भी कहा जाता था। कौन कहते थे? तो पाणिनि जो है ना यह नाम प्रयुक्त किए थे संस्कृत। इसका प्रयोग काल जो है वह है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। ठीक है, लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत में ही रामायण व महाभारत इत्यादि लिखा गया है। अब देखिए, लौकिक संस्कृत में जो वर्णों की कुल संख्या थी वो कितनी थी? तो 46 थी। याद रहेगा आपको कि वैदिक संस्कृत में 50 वर्ण और लौकिक संस्कृत में 46 वर्ण। वैदिक संस्कृत का प्रयोग काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत का प्रयोग काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और वैदिक संस्कृत का अन्य नाम क्या था? छांदस। और इसका अन्य नाम क्या था? संस्कृत। इसमें क्या लिखा गया था? वेद व संबंधित साहित्य, और इसमें रामायण व महाभारत इत्यादि लिखा गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं। देखिए, तो हम लोग प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ लिए, तो अब हम लोग मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। और वहाँ पास हम लोग 3 पढ़े थे, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो यहाँ पास में हम लोग पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, पहला जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसको बोला जाता है प्रथम प्राकृत काल, और प्रथम प्राकृत काल में पाली भाषा आता है। ठीक है, प्रथम प्राकृत काल में कौन भाषा आता है? तो पाली भाषा आता है। पाली भाषा का प्रयोग काल जो है वह 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक है। ठीक है, पाली भाषा का प्रयोग काल क्या है? तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के और प्रथम ईस्वी तक है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत की प्रथम देश भाषा किस भाषा को बोला जाता है? तो पाली भाषा को बोला जाता है। वंस अगेन रिपीट कीजिए, भारत की प्रथम देश भाषा किसको बोला जाता है? तो पाली भाषा को बोला जाता है। आपको याद रहना चाहिए ये वाला। ठीक है, आगे देखिए, भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में ही दिया गया था। ठीक है, और त्रिपिटक जो है ना, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये पाली भाषा में रचा गया है। ठीक है, पाली भाषा के 3 व्याकरण भी हैं, जैसे कचान व्याकरण, इसको महाकचान लिखे हैं, मोगलान व्याकरण, इसको मुगलान लिखे हैं, और सदनीति, इसको बर्मी भिक्षु लिखे हैं। ठीक है, देखिए, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला को बोला जाता है पाली। ठीक है, तो पाली का प्रयोग काल अभी हम लोग जाने कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम ईस्वी, और इसको जो है ना वो भारत की प्रथम देश भाषा बोला जाता है। और भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में ही दिया गया था, और त्रिपिटक जो है ना वो पाली भाषा में ही रचा गया था। और पाली भाषा के 3 व्याकरण हैं, कचान व्याकरण, मोगलान व्याकरण और सदनीति। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा है द्वितीय प्राकृत काल, और द्वितीय प्राकृत काल को हम लोग प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, द्वितीय प्राकृत काल को इस भाषा के नाम से जानते हैं, तो प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं। प्राकृत का जो प्रयोग काल है
वो प्रथम ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी, ठीक है, प्रथम ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक है। भगवान महावीर के जो सारे उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हुए हैं। भगवान महावीर के सारे उपदेश किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। और बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में। चलिए आगे देखिए, प्राचीनतम जन भाषा जो है ना वो प्राकृत भाषा को कहा जाता है। प्राचीनतम जन भाषा किस भाषा को बोला जाता है? तो प्राकृत भाषा को। और जो प्रथम लोक भाषा था भारत का वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है पाली को। और प्राचीनतम जन भाषा किसको बोला जाता है? तो प्राकृत को। आगे देखिए, साहित्य प्राकृत भी प्राकृत को कहा जाता है, क्योंकि उसमें साहित्य लिखा जा रहा होगा इसलिए साहित्य प्राकृत कहा जा रहा होगा। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में, ठीक है। प्राकृत का व्याकरण कौन लिखे हैं? तो वररुचि लिखे हैं। प्राकृत का व्याकरण कौन लिखे हैं? तो वररुचि लिखे हैं। प्राकृत के पाणिनि किसको कहा जाता है? तो हेमचंद्र को कहा जाता है। तो देखिए, अभी हम लोग द्वितीय प्राकृत काल के बारे में पढ़े जिसको हम लोग प्राकृत भाषा बोलते हैं। प्राकृत का प्रयोग काल प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी है। भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिया गया है। प्राचीनतम जन भाषा प्राकृत भाषा कहा जाता है। साहित्य प्राकृत भी प्राकृत को कहा जाता है। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत का व्याकरण वररुचि के द्वारा लिखा गया है। और प्राकृत के पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है तृतीय प्राकृत काल। तृतीय प्राकृत काल वाली भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। तृतीय प्राकृत काल वाली भाषा को क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश का प्रयोग काल जो है वह 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी है। अपभ्रंश का प्रयोग काल क्या है? 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी है। अपभ्रंश काल का प्रथम भाषा अवहट है। देखिए, अपभ्रंश के बाद जो भाषा जो आया ना उसको अवहट बोला जाता है। और अवहट का जो प्रयोग काल है ना वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी है। अवहट का प्रयोग काल क्या है? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी है। अब अवहट को क्या बोला जाता है? तो इसे संक्रमण कालीन या संक्रांति कालीन भाषा कहा जाता है, क्योंकि अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी जो था ना या आरंभिक हिंदी जिसको बोल सकते हैं, जिसको पुरानी हिंदी बोल सकते हैं, तो अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश के बाद और प्रारंभिक हिंदी के बीच में जो भाषा आया था उसको अवहट बोलते हैं। तो बीच में आया था इसलिए उसको हम लोग संक्रमण कालीन या संक्रांति कालीन भाषा भी कहते हैं। 11वीं से 14वीं शताब्दी के तक जो है ना वो अपभ्रंश रचनाओं में अवहट भाषा मिलता है। मतलब ईस्वी इसका क्या है? 900 से 1100, लेकिन रचना कहाँ तक हुआ है? तो 14वीं शताब्दी तक अवहट भाषा में ही रचना हुआ है। अपभ्रंश के महाकवि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश के महाकवि किसको कहते हैं? स्वयंभू को। तो देखिए, अभी हम लोग तृतीय प्राकृत काल के बारे में पढ़े जिसको हम लोग अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश का प्रयोग काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। अपभ्रंश काल का प्रथम भाषा अवहट है जिसका प्रयोग काल 900 से 1100 ईस्वी माना जाता है। इसे संक्रमण कालीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी के बीच में आया था, इसलिए संक्रमण कालीन या संक्रांति कालीन वाली भाषा बोलते हैं। इसका प्रयोग जो है ना रचनाओं में 11वीं से 14वीं शताब्दी तक हुआ है। किसका? तो अवहट का। और अपभ्रंश के महाकवि किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू को। आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि अपभ्रंश क्या है, अवहट क्या है। ठीक है, चलिए अभी धैर्य बनाए रखिए। आगे हम लोग अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे पहला है
प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी, इसका समय अवधि है 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी। क्या समय है? तो 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी। दूसरा है मध्यकालीन हिंदी, जो इसका समय है 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी। और तीसरा है आधुनिक हिंदी, 1850 ईस्वी से अब तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कौन? तो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो प्राचीन हिंदी का समय अवधि क्या है? 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी। मध्यकालीन हिंदी का समय क्या है? 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी। और आधुनिक हिंदी का समय काल क्या है? 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। जो हिंदी की सबसे पुरानी जो जननी है वो कौन है? तो संस्कृत है। अब आगे देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा से होती हुई, संस्कृत जो है वो पाली और प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। ठीक है, इसीलिए सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। लेकिन आदि जननी किसको मानेंगे? संस्कृत को। लेकिन हिंदी भाषा का जो आरंभ जो है वो कहाँ से माना जाता है? तो अपभ्रंश से। लेकिन मूल जो है ना आदि जननी, वो संस्कृत ही है। चलिए अब हम लोग हिंदी का विकास क्रम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आया था क्या? संस्कृत, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत, फिर उससे क्या बना? अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी बन गया। तो ये वाला जो है ना विकास क्रम, ये आपसे पूछ ले जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग अपभ्रंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो है ना ये क्या अभी हम लोग लाइन पढ़े कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। इसलिए हम लोग अपभ्रंश को विस्तार में पढ़ेंगे, फिर अवहट को अच्छा से पढ़ेंगे, फिर प्राचीन हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपभ्रंश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी, तो कौन साहित्यकार थे? तो स्वयंभू कवि से हुआ, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। अपभ्रंश का रचना 13वीं सदी तक जारी रहा। ठीक है, और समय अवधि आप जान रहे हैं यहाँ से कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। अब देखिए, अपभ्रंश शब्द का यूँ तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पतन। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पतन। किंतु अपभ्रंश साहित्य से जो अभिष्ट है वह प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है रचनाकार स्वयंभू। इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आप इसको याद कर लीजिए। स्वयंभू की रचना कौन है? तो पवम चरियु। कौन है? पवम चरियु। पयम चरुर का मतलब होता है राम काव्य है ये। पयम चरु क्या है? तो राम से संबंधित काव्य है, राम काव्य है। दूसरे हैं धनपाल। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। और जो भविष्यत कहा है ना, वह है अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य। भविष्यत कहा जो साहित्य है, यह अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य रचना है। आगे है पुष्पदंत। तो पुष्पदंत का रचना है महापुराण और जसहर चरियु। पुष्पदंत का रचना याद रखिएगा, महापुराण, जसहर चरियु। सरहपा का रचना है चरियापद। सरहपा का रचना क्या है? चरियापद। और कन्हपा का रचना क्या है? तो दोहा कोसी। कन्हपा का रचना क्या है? दोहा कोसी। तो अभी हम लोग अपभ्रंश के बारे में क्या क्या पढ़े? देखिए, अपभ्रंश का विकास काल क्या माना जाता है? 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। यह जो है
वो साहित्य का आरंभिक इसमें जो हुआ वो 8वीं से 13वीं सदी तक हुआ। कौन आरंभ किए थे? तो स्वयंभू आरंभ किए थे। उनकी रचना क्या था? तो पय्यम चरिव अर्थात राम काव्य था। अपभ्रंश का मीनिंग क्या होता है? तो पतन होता है। लेकिन अपभ्रंश का जो साहित्य में अभीष्ट हुआ है वो प्राकृत भाषा से विकसित भाषा से संबंधित के रूप में हुआ है। इसके जो रचनाकार हैं वह स्वयंभू हैं। स्वयंभू की रचना क्या है? पय्यम चरिव। दूसरे हैं धनपाल। धनपाल की रचना क्या है? भविष्यत कहा। भविष्यत कहा क्या है? तो अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। आगे है पुष्पदंत। पुष्पदंत की रचना क्या है? महापुराण जसहर चरिव। सरहपा की रचना क्या है? चर्यापद। और कन्हपा की रचना क्या है? तो दोहा कोशी। आगे देखिए, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है। तो एक साइड हम लोग अपभ्रंश के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और एक साइड हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला है सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश में आता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। सौर सैनी अपभ्रंश में कौन कौन आता है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी में कौन कौन आता है? पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी में कौन कौन आता है? पूर्वी हिंदी। और मागधी में कौन कौन आता है? तो बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। मागधी में बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। और खस में पहाड़ी, जो कि शेर सैनी से संबंधित है। खस अपभ्रंश में पहाड़ी आता है। और ब्राह्मण में पंजाबी और सिंधी आता है। ब्राह्मण में पंजाबी और सिंधी आता है। और महाराष्ट्री में मराठी आता है। महाराष्ट्री में मराठी आता है। और देखिए, वैसे यहाँ पास इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे ना पूर्वी हिंदी, तो अवधी, छत्तीसगढ़ी वगैरह के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अवहट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, अवहट। अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। अवहट को क्या कहा जाता है? तो अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है या परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की संक्रमणकालीन भाषा है। ठीक है, इसको हम लोग पहले भी रिपीट कर लिए हैं। इसका प्रयोग काल 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है, लेकिन इसमें साहित्य जो है ना वो 14वीं सदी तक लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट कहा है। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को क्या कहा है? तो अवहट कहा है। विद्यापति प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुरता बताते हुए बोलते हैं कि देसिल बैना सब्जन मीठा ते तैसन जनपो अवहटा। इसका मतलब होता है कि देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अवहट कहा जाता है। अब अवहट के प्रमुख रचनाकार देखिए। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। अब्दुल रहमान की रचना क्या है? संदेश रासक। अब्दुल रहमान की रचना क्या है? संदेश रासक। दामोदर पंडित की रचना क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर पंडित की रचना क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना क्या है? वर्ण रत्नाकार। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना क्या है? वर्ण रत्नाकार। विद्यापति की रचना क्या है? कीर्तिलता। विद्यापति की रचना क्या है? कीर्तिलता। विद्यापति की रचना क्या है? कीर्तिलता। और रोड कवि की रचना क्या है? राउल वेल। रोड कवि की रचना क्या है? राउल वेल। तो चलिए एक बार ओवरव्यू लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अवहट के बारे में भी हम लोग पढ़ें। अवहट को अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। अवहट जो है ना वह अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी के बीच वाली संक्रमणकालीन भाषा है। इसका प्रयोग काल 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी निर्धारित किया गया है और साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा है। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट कहा है। विद्यापति प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुरता बताते हुए बोले हैं, देसिल बैना सब्जन मीठा थे तैसन जनपो अवहटा। इसका मतलब होता है दोस्तों कि देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अवहट कहा जाता है। ठीक है,
देखिए प्रमुख रचनाकार हैं अब्दुल रहमान जो कि संदेश राशक लिखे हैं, दामोदर पंडित का उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकार है, विद्यापति का कीर्तिलता है, रोढ़ा कवि का राउलवेल है। ये सब कौन है, कौन भाषा का रचनाकार है, तो अवहट का, किसका, अवहट का, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग प्राचीन या पुरानी या प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी या आदिकालीन हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारिणी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में सर्वोपरि है। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है अपभ्रंश अवहट के बाद की हिंदी, माने अपभ्रंश और अवहट की बाद की जो भाषा है ना, वो प्राचीन हिंदी या पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी, प्रारंभिक हिंदी सब है। हिंदी का आदिकालीन हिंदी भाषा का शिशुकाल है, ठीक है। यह वह काल था जब अपभ्रंश अवहट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था। मतलब उस समय अपभ्रंश और अवहट का जो प्रभाव था ना वो हिंदी पर था, अब भले ही हट गया है। हिंदी की बोलियों में निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया हिंदी का भी जो निश्चित बोली है वो सब स्पष्ट और स्वरूप इसका विकसित होता चला गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की उत्पत्ति के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।